नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 8 तक की वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ की जा चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लगातार केवल देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस सेट 9 के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान में भाग 3, ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किसका? तो मूल अधिकारों का। ये 12 से 35 में है। कितने मूल अधिकार हैं हमारे पास? अभी जब मूल संविधान बना था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार को वहाँ से हटा के विधिक अधिकार में डाल दिया गया, वही हमारा संपत्ति का अधिकार। ये कब डाला गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। वह भी हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तत्वाधान में। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा के डाल दिया गया विधिक अधिकार में। यह चला गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत। ठीक है, पहले ये हुआ करता था आर्टिकल 31 में, लेकिन अब इसको वहाँ से हटा दिया गया। तो बात करते हैं 12 से 35 जो है वह भाग 3 में, इसमें 6 मूल अधिकार हैं हमारे। वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। अच्छा, ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटाया क्यों गया? देखिए, संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है, विधिक अधिकार में होने का मतलब होता है कि इस पर आपका मालिकाना हक तो रहेगा। जैसे आपका ज़मीन है कहीं और वहाँ से कोई सड़क पास हो रही है, तो उस ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में लेगी और उसके बदले आपको मुआवजा देगी। लेकिन जब तक ये आपका मूल अधिकार था तो ये आपके जिम्मे था कि आप उस ज़मीन को देना चाहेंगे कि नहीं। तो ऐसा ही एक केस आया था हिमाचल प्रदेश में 1967 में। एक औरत थी, विधवा औरत, जिसका ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। उस पर सड़क बना दी गई थी और उस महिला की जानकारी कम होने की वजह से, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको जानकारी का अभाव था, इस वजह से सरकार ने उसके केस को 52 वर्षों तक टाला, यानी उसको 52 वर्षों तक कोई जुर्माना इस ज़मीन के बदले में नहीं मिला था। तो इसी वजह से, इन सारे वजहों से इसको उठा कहाँ डाल दिया गया? विधिक अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? देखिए, यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करें तो वो रहे हैं डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार। ठीक है, डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार ये यूनेस्को के अध्यक्ष रहे। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब बात करते हैं, ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल रहा है 67 से लेके 69, यानी 1967 से 1969 तक ये तीसरे राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। एस राधाकृष्णन की बात करते हैं तो ये हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं 62 से लेके 67 तक, ये सेकंड हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न भी मिला है और इन्हीं के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस होता है। मौलाना आज़ाद की बात करें तो ये हमारे देश के प्रथम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी HRD मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी, मौलाना आज़ाद के पास। और आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था इसके बारे में बात करें तो 1945 में। तो किसके तत्वाधान में हुआ था इसकी बात करनी है, यानी उस समय कौन था शासन में? तो उस समय थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो हैं ये 32वें राष्ट्रपति थे। कहाँ के? USA के। इनका कार्यकाल रहा था 1933 से लेके और 45 तक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। उसके आगे हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। 1955 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनकी समाधि स्थल का नाम शांति वन है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1889 में 14 नवंबर को, जिस दिन हम लोग मनाते हैं बाल दिवस, और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका जन्म इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में हुआ था। बात करते हैं चार्ल्स द गॉल। ये रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। ठीक है, कब से कब तक?
तो 59 से लेके 69 तक, यानी 10 वर्षों तक ये फ्रांस के क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। बात करते हैं वुडरो विल्सन की। वुडरो विल्सन जो है ये 28वें राष्ट्रपति थे यूएसए के, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये 28वें राष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल 1913 से 1921 तक रहा था, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस 1945 में जब फॉर्मेशन हुआ, उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। दो सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपस में मिलाना है। देखिए पहला आता है हमारा बृहदेश्वर मंदिर। तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, इसके बारे में बात कर लें। ये है तंजौर में, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजौर में। और तंजौर पड़ता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। इसको बनवाया था चोल वंश के शासक राजराजा ने, ठीक है। 1010 ईस्वी में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब बताएं दिलवाड़ा मंदिर की ओर। इसके बारे में मैंने बहुत पहले से जिक्र कर रखा है। इसका संबंध जैन धर्म से, और ये जो मंदिर है ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। माउंट आबू एक जगह है। आप लोग इसके बारे में और डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ ये किस लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम लोग लिंगराज मंदिर की। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ है, तो ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और हम्पी स्मारक समूह की बात करें, हम्पी की गुफाएं हैं। और यहाँ विरूपाक्ष मंदिर जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसका संबंध है कर्नाटक से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। संगम काल में दक्षिण से उत्तर के व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उपयुक्त था। देखिए संगम काल जो था वो एक्चुअली था किधर, इसकी सारी व्यवस्थाएं वो हमारे इस पेनिसुलर इंडिया में कि विंध्याचल रेंज से नीचे इधर के पूरे इलाके में संगम काल था। मतलब दक्षिण भारत में उस समय चोल, चेर और पांडे का राज हुआ करता था। उस समय इन लोगों का व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा था, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन ए पे ज़्यादा चलते हैं हम लोग। तो बात की गई यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए कौन सा मार्ग के लिए बेहतर था। तो उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची और मदुरै। उज्जैन आपका पड़ता है कहाँ, मध्य प्रदेश में। प्रतिष्ठान उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था महाराष्ट्र में। कांची ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, और मदुरै भी पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ हो गया। यहाँ से ये लोग बढ़ते हुए पहुँचते थे पहले यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक से आगे बढ़ते थे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका प्रतिष्ठान था, और यहाँ से पहुँचते थे मध्य प्रदेश जहाँ पे उज्जैन था, ठीक है। इस तरह से इन लोगों का ये मार्ग काफ़ी प्रसिद्ध था उस समय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। राजराज प्रथम द्वारा चेरो, पांड्य एवं श्रीलंका को पराजित किया गया, जिसके पीछे मुख्य आर्थिक लक्ष्य था। देखिए राजराजा प्रथम जो थे वो चोल वंश के शासक थे, और इन्होंने जब चेर और पांड्य इन दोनों को हरा दिया और श्रीलंका को ही पराजित किया, इसके पीछे का मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या था। तो ये हो जाएगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन की ओर जाने वाले सामुद्रिक मार्ग को मुक्त करना। अब यहाँ पे बात की गई है दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों की। देखिए दक्षिण पूर्व के एशियाई देश मतलब यदि ये पूरा हमारा एशिया हुआ, तो ये एशिया का यदि मिडिल हो गया जहाँ पे इंडिया को मान लेते हैं, तो इससे दक्षिण पूर्व यानी कि इधर के जो देश हैं इन सारे देशों की, इसमें आता है हमारा इंडिया से सटा हुआ एशियान कंट्री जिनको बोलते हैं। उसमें कौन कौन से देश है देखिए एक बार मैं रिवाइज आप लोगों को करा दूँ। तो ये होते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर आता है हमारा मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 देश आते हैं आसियान कंट्रीज में। इन देशों पे व्यापार के लिए वो काफ़ी उत्सुक था। कौन, राजराजा प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन का मतलब क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी। इंग्लिश में बोले तो पैरेलल इकोनॉमी। मतलब क्या होता है इस काले धन की, कि ऐसा पैसा जो इलीगल तरीके से कमाया गया हो, यानी कि जैसा ड्रग्स का धंधा करके या फिर ये कोई गन बारूद वगैरह वगैरह बम ये सब का व्यापार करके, मतलब कुछ अलग तरीके से जिसके बारे में सरकार नहीं जानती हो, या फिर ऐसा पैसा जो अच्छे तरीके से आया हो लेकिन उस पर सरकार को टैक्स न दिया गया हो। तो इस तरह के पैसे को क्या कहते हैं हम लोग, काला धन कहते हैं,
ठीक है। तो ये यदि हमारे अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, इसी को समांतर इकोनॉमी बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में ये सारा पैसा आ जाएगा जिस पे कोई टैक्स नहीं दिया गया है या फिर इलीगल तरीके से लाया गया है, तो मार्केट का क्या हाल होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो इससे होगी क्या कि मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती हैं। कल आप लोगों को मैंने मौद्रिक नीतियों के बारे में बताया था, आरबीआई इसको रिलीज़ करता है हर 3 महीने पे। तो उसमें सारा चीज़ मार्केट डिपेंड करता है रेपो रेट पे, कि यदि हमको आरबीआई सारे बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण देगी तो बैंक जो होंगे वो भी कम ब्याज दर पर ऋण देने लगेंगे लोगों को। इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो मौद्रिक नीतियों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस काला धन के आने जाने से बाजार में, ठीक है। क्योंकि काला धन ऐसा पैसा है जिस पे कोई टैक्स वगैरह सरकार को नहीं मिला, सरकार के पास इसका कोई नॉलेज नहीं है। और ये जो काला धन होता है ये दोस्तों हमारा हमेशा कैश होता है, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों का हाथ होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक दर का तात्पर्य उस ब्याज की दर से, देखिए कल मैंने बैंक दर के बारे में बताया था, जब कोई भी बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार लेता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बैंक दर। और शॉर्ट टर्म के लिए ले, मतलब वो यदि शॉर्ट टर्म बोले मतलब 2 से 14 दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। और यदि ओवरनाइट के लिए बस एक रात या फिर एक दिन के ऐसा बोले तो उसको बोलते हैं हम लोग MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे बैंक रेट की बात की है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका आंसर हो जाना है जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, ठीक है। तो सर टेक्निकल टर्म, इसको आप आसान भाषा में समझ लेंगे जो हमने बोला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम में पहले घटित हुई है, यानी इसमें से कौन सी घटना जो है वो पहले घटित हुई है, इसके बारे में हमको बात करनी है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो 1905 में आई थी, ठीक है। 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, किसके द्वारा, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा आई थी। बात करते हैं मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दिया था, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। ये कब दिया था, तो ये 1920 में दिया था मैक्स प्लैंक ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्वांटम थ्योरी किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने। बात करते हैं गैलिलियो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजे थे, यानी बेतार रेडियो की इन्होंने आविष्कार की थी मार्कोनी ने। तो ये कब किया था इन्होंने, तो 1895 में, ठीक है, 1895 में बेतार की तार की खोज की थी। राइट बंधु ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया था कब, 2 भाई थे देखिए, ऑरविल राइट और विल्बर राइट, ठीक है। इन्होंने 1903 में विमान को उड़ाया था। देखिए इसमें सबसे पहली घटना कौन सी हुई है, तो ये हुआ है मार्कोनी के द्वारा बेतार का संकेत को खोजना, ठीक है। तो 1895 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है, आप लोग याद करेंगे कि मार्कोनी ने 1895 में बेतार के तार की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। देखिए इसका ऐसा संविधान में वर्णित है कि 1 महीने के अंदर इसको अनुमति देनी पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर होना है वह राज्य का विधानमंडल से उच्च सदन का सदस्य हो। ये सही बात है। यदि मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि विधानसभा से चुन के ना आया हो, कहाँ से आया हो, विधानमंडल से, ठीक है, तो विधानमंडल से आने के बाद भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन विधानमंडल से जो सदस्य चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। जैसे आपके नीतीश चच्चा जो हैं ये कहीं से चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ते हैं, ये हमेशा विधान परिषद से जीत के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए नीतीश चच्चा जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी कि वो किससे हैं, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन बोले तो विधान परिषद से है। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है इंडिया में। किस किस राज्य में है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कोलोराडो जो है ये एक नदी है, ठीक है, और ये नदी जो है वो बनाती है भव्य दर्रा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। मतलब ये पहले नदी जब अपनी युवा अवस्था में होती है तो भी आकार की घाटी से ऐसे होकर निकलती है, ठीक है, ऐसे नदी भी आकार की घाटी से होकर निकलती है। धीरे धीरे इसको काटते 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 नदी इसको आई आकार की घाटी बना देती है। अब ये पूरी तरह से खड्डा हो जाता है, इसी को बोलते हैं भव्य या ग्रैंड दर्रा, जो कौन बनाती है, कोलोराडो नदी, ये यूएसए में नदी है और इस खड्डे को बोलते हैं कैनियन,
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ववत के निर्माण में योगदान नहीं देते? लेकिन सारी धाराओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर दी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन सारी धाराओं के बारे में। वेनेजुएला कहाँ बहती है, ब्राज़ील की धारा, कैनारी धारा, ये सब कहाँ बहती है? इसका आंसर होना है हमारा कैनारी। ठीक है, सारी धाराओं के बारे में मैंने पहले बात कर दिया है अपने वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दूरतम छोरों पर समय की परिकलन का सामान्य नियम लगाया जाए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर आएगा, कितना घंटा बढ़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए मैं यहाँ पे एक नक्शा ले लूँ इंडिया का। इस तरह से हमारा इंडिया है कुछ, और यहाँ पे हमारा गुजरात और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोनों हमारी मुख्य भूमि हैं। कहाँ कहाँ? ईस्ट में, और सॉरी ये वेस्ट है और इधर ईस्ट हो गया। तो वेस्ट में हमारी सबसे मतलब किनारे की भूमि पड़ती है गुजरात में, और ईस्ट में सबसे किनारे की भूमि पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे देशांतर रेखा का जो मान है वो होता है हमारा कितना डिग्री? इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, यह है हमारा पूरब से पश्चिम की ओर का विस्तार। तो जो समय हम लोग निकालते हैं तो इसी विस्तार के बीच की दूरी से निकालते हैं। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि इस दूरी को निकालने के लिए, देखिए पूरी पृथ्वी गोल है, तो पूरी पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि 24 घंटा में पृथ्वी कितनी घूम जाती है भाई? तो 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर 1 डिग्री तो अब ये बात करें कि 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे पैमाने इसके हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कितनी घूम जाती है 1 घंटे में। ठीक है, इससे आप डिवाइड किया तो निकल जाएगा कि 1 घंटे में 24, 360/24 किया तो 1 घंटे का निकल जाएगा। 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। अब 1 घंटे में यदि 15 डिग्री घूमती है तो हमें पता करना है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यदि हम मान लें कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालें कितने घंटे लगेंगे इस टाइम में, तो ये कितना होगा? देखिए यदि हम 97 मोटा मोटी ले लेते हैं, 97 और इधर ले लेते हैं 68, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? यहाँ से लगभग मिलेगा हमें 8, 8, 16, 28 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, 28 डिग्री का टोटल अंतर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, मोटा मोटी अंतर बता रहे हैं। और ये हम यहाँ हमने बताया था कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में कितनी घूमती है? 1 डिग्री। तो 4 मिनट, चूँकि देखिए 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 घंटे में 60 मिनट। तो इस तरह से जब हम डिवाइड करें तो हमको मिलेगा कि 1 मिनट में पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम रही है। 4 मिनट में कितनी डिग्री? 1 डिग्री घूम रही है। इस हिसाब से हम लेंगे कि 28 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा। तो 28 में हम 4 से यदि इंटू कर दें तो कितना मिलेगा? लगभग 112, यानी कि लगभग 2 घंटे का समय हमारा टोटल यहाँ पर निकल के आ जाता है। कि यदि हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय की गणना करेंगे तो समय का अंतर कितना आएगा? लगभग 2 घंटे का समय अंतराल आ जाएगा। इस तरह से हम लोग गणना कर सकते हैं कि एक दूसरे देश के बीच में समय का कितना अंतर रहेगा। और ये समय का अंतराल जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से लिया जाता है, जो हमारा लंदन में है। वहाँ से इंडिया जो है वो 5.5 घंटे टाइम आगे रखता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यदि माने तो यह हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया। यहाँ से यहाँ तक आने ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर हम लोग आते हैं कितना? 68 डिग्री से हमारा स्टार्टिंग होता है, और 82.5 डिग्री हमारा क्या है? मानक समय रेखा है, जो हमारे इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है, यूपी से। तो ये जब बीच में 82.5 डिग्री का जो अंतर देख रहे हैं, इस 82 में यदि आप 4 से इंटू करें, 82 में सीधे आप 4 से इंटू करें कितना मिलेगा? 4 दूना 8, 8 चौके 32, 328 मिनट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे घंटा से तो 6 5 30, 300 मिनट, और 28 मिनट मान लो आधा घंटा ये हो गया, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हमारा टाइम इंग्लैंड से चलता है। ठीक है, लंदन से 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम मैनेजमेंट चलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके ऑप्शंस को देखेंगे। इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा से वैध मान्यता प्राप्त हुआ था। नहीं, ये पहला सुल्तान था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसका गुलाम भी था, जो कह लीजिए आप। इसने उसकी बेटी से शादी किया था। किया क्या था, करा दिया गया था, वो इतिहास की बात है, मैं कभी बताऊंगा। तो ये पहला ऐसा सुल्तान था, दूसरा नहीं, पहला ऐसा सुल्तान था जिसे वैध मत प्राप्त हुआ था खलीफा से। इन लोगों को खलीफा से मतलब ऐसा लेना पड़ता था, आशीर्वाद लेना पड़ता था कि मैं जा रहा हूँ ये बनने, राजा बनने। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता प्रथा को शुरू किया था, ये सही है। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता से स्पष्ट सहयोग से गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था, ये भी सही है। ये पहली ऐसी महिला थी जो सुल्तान बनी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत की शक्ति को तोड़ने एवं गैर तुर्क सामंत शक्ति का गठन करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य में वैभव के विवरण से संबंध नहीं है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जितने भी यात्री आए उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शंस बता दूँ। इब्न बतूता जो है वो एमबीटी के कार्यकाल में था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में था। उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था और यह मोरक्को का निवासी था, ठीक है। और बाकी लोगों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक एक करके। भारतीयों के प्रबंधन में सीमित दायित्व वाला पहला व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? थोड़ा सा इसको आप सुनेंगे अच्छे से। तो भारतीय लोग जिस बैंक को सबसे पहले मैनेज करना स्टार्ट किए थे, ठीक है, इस पूरे बोर्ड में, बैंक का बोर्ड होता है, इस पूरे बोर्ड में केवल भारतीय सदस्य थे। वह बैंक था हमारा अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक जो है दोस्तों, ये 1881 में ओपन किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर था उस समय फैजाबाद, जो आज के अयोध्या के आसपास पड़ेगा, ठीक है। अयोध्या जिला का, पहले फैजाबाद जिला हुआ करता था, अब फैजाबाद जिला का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या जिला अयोध्या में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बारे में बात कर ले कि, और इसका कोई ब्रांच नहीं था, ठीक है। फैजाबाद के अलावा इसका कोई ब्रांच नहीं था। इसमें जितने बोर्ड मेंबर्स थे सब किसके थे? इंडियन थे। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक का गठन उस समय लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में, ठीक है। वो क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का अंग था, और इसका गठन हुआ था कब? 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक का गठन कब हुआ? 1894 में। लाला लाजपत राय का नाम आप लोग सुने होंगे। लाला लाजपत राय इसके फाउंडिंग मेंबर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात, अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हमारे इंडिया का अभी तत्काल का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था दोस्तों, वो बहुत सारे बैंकों का समूह था। इसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ मद्रास, ये चारों बैंक इसमें मिले हुए थे। किसमें? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। इन सबको मिला के 1921 में, ठीक है, क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन सारे बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। किस किस बैंक को मिला के? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, सबको मिला क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। फिर इसको चेंज कर दिया किस में? यही आज का एसबीआई है, ठीक है। ये इंडिया का अभी सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 में। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। इन सारे बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास हमने बताया था, इन सबको मिला, सबको क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में हम लोग को आना है। देखिए ऑप्शन ए में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये निकलती है मानसरोवर झील से, चाइना से। गंगा नदी की बात करें तो ये गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड से। गोदावरी के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और नर्मदा के बारे में। इसकी लंबाई में बता दूं तो ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर। गंगा के बारे में आपको 2510 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर मिलेगा लंबाई इसकी। ये पूरे इंडिया में बहती है, इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में भी बहती है, लेकिन केवल इंडिया के बारे में पूछे तो गंगा हो जाएगा। गोदावरी जो है यह बहती है 1465 किलोमीटर तक। गोदावरी 1465 किलोमीटर तक बहती है, और नर्मदा जो है वो 1312 किलोमीटर बहती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, गोदावरी को एक नाम और दिया जाता है, चूँकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। दक्षिण की गंगा नहीं,
हमेशा ध्यान रखिए यार, दक्षिण की गंगा जैसे आएगा, की शब्द जाएगा तो उसमें हो जाएगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कहने का मतलब कि गंगा सा पवित्र कौन सी नदी है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत के लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा की जब बात की जाएगी तो वो हो जाएगा क्या, कावेरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोली जाएगी तो हो जाएगी गोदावरी। और इसका बहाव कितना है, तो 1465 किलोमीटर टोटल बहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई से पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए मुंबई जो है वो सागर तट के किनारे पड़ता है, और वहाँ पे पड़ता है हमारा, देखिए ये है हमारा मुंबई, इस क्षेत्र में पड़ता है मुंबई, और ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। तो जब इस अरब सागर से हवाएं उठ के इधर चलती हैं, पहला मानसून आता है हमारा केरल में, और जब धीरे धीरे मानसून ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है ऐसे, तो ये पड़ता है जाके पश्चिमी घाट में टकराता है, और ये मुंबई में जाके बारिश करा देता है। तो यहाँ मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है और पुणे आपका यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। तो पुणे में बारिश कम होती है। अच्छा, मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष था जो भारत का राष्ट्रपति भी बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक एक करके मैं बताऊंगा। तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से लेके 1982 तक रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल रहा है 82 से लेके 1987 तक का। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति बने थे। बात करते हैं वीवी गिरी की। वीवी गिरी हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे, और ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले, और राष्ट्रपति की गिनती में बात किया तो ये चौथे नंबर पे बने थे, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा था वीवी गिरी का 69 से लेके 74 तक। और वीवी गिरी ही पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके लिए दूसरे दौर की मतगणना करनी पड़ी, यानी मतगणना हर जितने राष्ट्रपति बने थे या फिर अभी भी बने हैं, वो पहले दौर के मतगणना में हिसाब हो जाता है ये कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, लेकिन वीवी गिरी के समय दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। के आर नारायणन की बात करें तो के आर नारायणन 1997 से लेके और 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हाँ, जिसको भी क्विज़ करना है इस वीडियो का, वह हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आके रात में 10 बजे इसका क्विज कर सकता है। इससे आपको क्वेश्चंस को याद करने में, समझने में काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।